Hello dear learners, I am Sunil Agrawal. Welcome you all in this online lecture series of Basic Electrical Engineering. We are here for lecture number 22 and this lecture is specially dedicated to the solved problems of Thevenin's theorem. In lecture 21 we have already discussed the procedure in detail of Thevenin's theorem step by steps, how we have to apply the Thevenin's theorem. Also we have discussed उसका जो एक्सप्लेनेशन था एक सर्किट के थ्रू वो भी हमने कर चुका है ऑलरेडी। जो लेक्चर 21 था उसमें हमने कंप्लीट किया है। तो आप एक बार 21 को अच्छे से समझिए, उसके बाद 22 से स्टार्ट करिए ताकि आप थेवेनिन्स थ्योरम को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकें। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस लेक्चर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करना है विद ऑल द पॉसिबल मेथड्स कि क्या क्या हम लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि फाइंड आउट द करंट, find current in 4 ohm resistor by using Thevenin's theorem। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो सर्किट आपको दे रखा है यहाँ पर, दिस इज द सर्किट। सिंपल सा सर्किट लेंगे सबसे पहले समझने के लिए, ताकि हमें प्रोसीजर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए एंड हम फर्दर उसको अप्लाई कर सकें। ये एक सर्किट है जिसमें दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। ये वाला वोल्टेज सोर्स है 25 वोल्ट, दूसरा वाला वोल्टेज सोर्स है 45 वोल्ट्स एंड जो रेजिस्टेंसेज हैं, दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। फाइंड द करंट इन 4 ओम। ये है आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन को करने के लिए यू मस्ट नो मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज। ये तीन चीज़ें पता होना मस्ट है आपको, क्योंकि इन तीन मेथड्स के बिना आप थेवेनिन्स थ्योरम का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल को और मैश नोडल को ज़रूर कवर अप करें ताकि उन चीज़ों को हम कर सकें। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। चूँकि हमें करंट निकालने को कहा गया है तो डेफिनेटली हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, वो है 4 ओम का रेजिस्टेंस। 4 ओम ये लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर पता कर लिया है हमने कि RL ही 4 ओम है। ठीक है, अगर RL 4 ओम है तो दिस हैज़ टू बी A एंड दिस हैज़ टू बी B। ये चीज़ हमें पता चल गई है कि AB ब्रांचेज हमारी लगी हुई हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप्स हमारा है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है VTH फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है VTH फाइंड आउट करना। तो स्टेप 1, कैलकुलेट VTH। VTH कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम RL को रिमूव करते हैं। ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो ओपन टर्मिनल्स रह जाते हैं हमारे पास, उन्हीं टर्मिनल के अक्रॉस हमें एक वोल्टेज निकालनी होती है जिसका नाम ही VTH है। तो ये देखिए 4 ओम जो RL था उसको रिमूव कर दिया एंड उसके बाद सर्किट ड्रॉ कर लिया है एज इट इज़ 25 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम। ये है A, ये है B एंड यही आपके पास VTH है, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इस VTH के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, आपके पास दो मेथड्स होती हैं, एक होती है मैश एनालिसिस और दूसरी होती है नोडल एनालिसिस। दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए और जो आप सही कर सकें। सबसे पहले मैं मैश एनालिसिस से शुरू करूँगा, क्योंकि यूजुअली मैश एनालिसिस ज़्यादा अच्छे से सबको समझ में आती है। तो मैं मैश एनालिसिस से कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर आपको नोडल से करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैश एनालिसिस से हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैश से सॉल्व करना है तो यू नो वेरी वेल कि क्या होता है मैश में। आपको पता ही है कि मैश में करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मैश देखने होते हैं। ये जो ओपन टर्मिनल्स है A और B, ये बिल्कुल पूरी तरह से ओपन टर्मिनल्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब इनके थ्रू करंट तो फ्लो नहीं हो सकता बिकॉज दीज आर ओपन सर्किटेड। और ओपन सर्किटेड के थ्रू अगर हम कोई वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस VTH इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर है कि VTH क्या है, VTH है A और B का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पर वोल्टेज निकाल लें और इस पॉइंट पर वोल्टेज निकाल लें, दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो हमें VTH मिल जाएगा। बट A B के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स करंट कैन नॉट फ्लो। अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर से जाएँ मैश एनालिसिस के, तो उससे हमें यहाँ पर दो मैश नज़र आते हैं, एक मैश ये था, एक मैश ये था। दोनों मैश को अगर हम देखते हैं तो फिर हम बीच में से जो करंट फ्लो कराते हैं वो I1 माइनस I2 होता हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बट चूँकि बीच में से कोई करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है, अगर बीच से कोई करंट पास नहीं होगा तो नेचुरली ये डिस्कनेक्टेड है, और अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो ये पूरा क्या है, ये है हमारे पास
एक सिंगल सर्किट, ठीक है। ये एक सिंगल सर्किट है, मतलब ये पूरा एक तरह से आप सुपर मैश कह लीजिए या एक सिंगल कॉमन मैश कह लीजिए, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग लेकर चलना चाहें तो आप इसको अलग अलग ले लीजिए, और अगर आप एक साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आप इसको एक साथ ले लीजिए। तो देयर इज नथिंग कनेक्टेड इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ए टू बी, सो द होल सर्किट विल बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल मैश। और अगर ये सिंगल मैश है तो करंट भी एक ही होगा। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है इस मैश में से, ठीक है। सबकी पोलैरिटी मार्क कर देते हैं जो दे रखी है हमें। ये आई करंट इसमें से घुसेगा, इधर से एंटर करता है तो ये पॉजिटिव होगा, इस 3 ओम में से यहाँ से एंटर करेगा तो दिस इज पॉजिटिव, दैट्स इट। सो बाय मैश एनालिसिस इन दिस लूप व्हाट यू विल गेट -25 प्लस 6i प्लस 3i माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। 6 and 3 is 9i इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 15 20 70 इज इक्वल्स टू 70, और i इज इक्वल्स टू 70/9, ठीक है। आपको वो करंट मिल गया जो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा था, जिसकी वैल्यू है 70/9। 70/9 इज इक्वल्स टू 7.77 एम्पियर, ठीक है। आपने आई निकाल लिया, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो था VTH कैलकुलेट करना, जो VTH लगा है AB के बीच में। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले पोर्शन को या इस वाले पोर्शन को, किसी भी एक पोर्शन को कंसीडर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको VTH कैलकुलेट करना है, और VTH कैलकुलेट करने के लिए VTH सर्किट के अंदर होना ज़रूरी है, और VTH A और B के बीच का पोटेंशियल है, राइट। तो आपको एक ऐसा लूप या एक ऐसा मैश कंसीडर करना है आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आई। जब आपका सर्किट सॉल्व हो गया, आपने करंट्स कैलकुलेट कर लिया, तो यू हैव टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर लूप और मैश सच दैट कि VTH आपका उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब आप देखेंगे चूंकि VTH तो दोनों मैश के बीच में लगा है, तो आप इधर से ये वाला क्लोज लूप ले लीजिए या इधर से ये वाला क्लोज लूप ले लीजिए, आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट वाला केस लें, कंसीडर, लेट अस कॉल इट 1, कॉल इट 2, तो कंसीडर मैश 1। अगर आप मैश 1 लेंगे, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को कंसीडर करना है आपको। आप क्या लिखेंगे, KVL लगाएंगे, आपको मिलेगा -25 प्लस 6i, ऊपर से नीचे को आएंगे। चूंकि हम यहाँ पर एक वोल्टेज कंसीडर करके चल रहे हैं, हमें पता है कि वोल्टेज इन दीज टू टर्मिनल्स है VTH, ऊपर पॉजिटिव के साथ, प्लस VTH इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको VTH क्या मिला, 25 माइनस 6i। i का वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस 6 इंटू 7.77, कितना आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 6 इंटू 7.77 इज इक्वल्स टू -21.62 वोल्ट्स। ये देखिए, ये हमारा VTH आ गया। सेम अगर आप मैश 2 को करते, कंसीडर मैश 2, अगर आप पीछे वाले मैश को ले लेते हैं, मैश 2 को ले लेते हैं, तो उस केस में भी सेम आंसर आएगा। यहाँ आप कंसीडर करेंगे, क्या मिलेगा आपको, 3i माइनस 45 माइनस VTH इज इक्वल्स टू 0। VTH is equals to 3i minus 45, 3 into 7.77 minus 45, and that is equals to 3 into 7.77 minus 45 is -21.69 volts। ये देखिए, दोनों केस में जो आंसर है वो 21.69 आया यहाँ पर, वहाँ 0.62 आया था, तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन होता है थोड़ा बहुत इतना, तो दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड। तो आप देखेंगे कि आप ये वाला मैश लें फर्स्ट वाला या ये वाला मैश लें, ठीक है, दोनों में से आपको एक ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था आपका VTH कैलकुलेट करने का। तो आपको VTH यहाँ से मिल गया मैश एनालिसिस से। तो जब भी आप VTH कैलकुलेट करने के लिए मैश एनालिसिस यूज़ करने जा रहे हों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस VTH को नेग्लेक्ट करके, इस ओपन टर्मिनल को नेग्लेक्ट करते हुए पूरे सर्किट को सॉल्व करना है फॉर एनी करंट वट एवर इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट, I1 I2 I3 कितने भी करंट्स हो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। जब आप करंट्स के लिए पूरे सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, आपको उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करनी है, उसके लिए आपको अडॉप्ट करना है कि एक ऐसा मैश, एक ऐसा लूप, एक ऐसा क्लोज पाथ बनाना है जिसमें VTH इन्वॉल्व हो, क्योंकि एट लास्ट आपको फाइंड आउट VTH ही करना है, और VTH फाइंड आउट करने के लिए एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट करनी होगी जिसमें VTH इन्वॉल्व हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सॉल्व द एंटायर सर्किट फॉर ऑल द करेंट्स। आपको हर एक एलिमेंट के थ्रू अक्रॉस वोल्टेज पता है,
अब आपको ये अननोन वोल्टेज पता करना है, तो इसके लिए आपको एक KVL का लूप लेना होगा जिससे आप इस VTH को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए नोडल एनालिसिस से इस प्रोसीजर को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहीं पर एक नोडल एनालिसिस लगाना हो तो कैसे करें। कुछ लोग चाहेंगे कि हम नोडल लगा के सॉल्व करेंगे, बिकॉज नोडल एनालिसिस इज़ ऑलवेज ए बेटर मेथड। अगर समझ में आ जाए तो नोडल एनालिसिस से मिनिमम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमें निकालना था VTH। अब नोडल लगाना है तो नोडल लगाने के लिए वी मस्ट हैव जंक्शंस। हमें पता है जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमें जंक्शंस पता होने चाहिए। तो लेट अस कंसिडर दिस एज ए जंक्शन, बिकॉज यहाँ पर एक ब्रांच कनेक्टेड है, ऑल्दो यहाँ कुछ भी अलग से कनेक्ट नहीं है, बट फॉर नाउ हम इसको एक ब्रांच ले लेते हैं जो कि ओपन सर्किटेड है और जिसके थ्रू करंट 0 है, ठीक है। दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड ए सेपरेट ब्रांच एंड दिस इज ए अनदर जंक्शन। तो दिस इज A, दिस इज B, देयर आर 2 जंक्शंस, ठीक है। 2 जंक्शन है, दोनों जंक्शन में से एक को ग्राउंड करना होता है। तो लेट अस डू दिस, ये हो गया ग्राउंडेड। अब वी नो VTH इज इक्वल्स टू था VA माइनस VB, वेयर VB 0, सो VTH आपके मिल गया VA। तो अगर हम VA का वैल्यू निकाल लें तो हम आसानी से VTH का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर दिस सर्किट वी हैव 1 ब्रांच here, 1 ब्रांच here and 1 ब्रांच here। सिंस द करंट थ्रू दिस ब्रांच विल बी 0, so we will consider it as 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडर दिस एज ए अननोन करंट, कंसिडर दिस एज अनदर अननोन करंट्स। तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन में, आप लिखेंगे एट जंक्शन A, एट जंक्शन A इक्वेशन क्या बन रही है, I1 आउटगोइंग है प्लस का I1, I2 भी आउटगोइंग है प्लस का I2 एंड प्लस का थर्ड करंट 0 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन जो बननी चाहिए, ठीक है। इसमें I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू आउटगोइंग है आपका, A हायर पोटेंशियल पर है, B लोअर पोटेंशियल पर है, 25 वोल्ट पे ऊपर पॉजिटिव है, 45 वोल्ट पर ऊपर नेगेटिव है। तो VA माइनस 25 माइनस VB जो कि 0 है डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये हमारा I1 हो गया। I2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। I2 क्या होगा, यहाँ से A से B की तरफ को जाएंगे, A हायर पोटेंशियल पर है तो VA 45 ऊपर माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस 45 हो जाएगा ये, देन माइनस VB, ठीक है, माइनस VB 0 है डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। 0 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये इक्वेशन हमें मिली, ठीक है। उसके बाद LCM लेते हैं, 6 LCM आ रहा है तो VA माइनस 25 प्लस 2VA माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 45 इंटू 2 इज़ 90, इसको उधर ले जाएंगे दैट इज़ 0। 2VA plus VA that is 3VA is equals to 25 minus 90 that is equals to 65 minus 65 and VA is equals to minus 65 upon 3। तो minus 65 upon 3 कितना हो गया, minus 21.67 वोल्ट्स। ये देखिए ये आपका VA आ गया है और हमें पता है जो VA था वही हमारा क्या था, VTH था। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू VTH। तो ये आपका आंसर आ गया VTH का। पहले केस में हमारा आया था 21.62 जब हमने मैश 1 लिया मैश में, फिर जब हमने दूसरा लिया वो था 21.69 और अब हमने सेम प्रोसीजर को नोडल लगा के सॉल्व किया तो हमें मिला 21.67। तो कोई भी मेथड लगाइए, अगर मेथड सही है, आप सही से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका आंसर VTH का हमेशा सही ही आएगा, उसमें कभी भी गलती होने के चांस नहीं हो सकते, ठीक है। तो दिस इज VTH। नाउ स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। हमने स्टेप नंबर 1 को पूरा अच्छे से सीख लिया है, मैश भी लगाया, नोडल भी लगाया, दोनों मेथड से हमने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये देखा कि आप कोई भी मेथड लगाइए, किसी भी तरह से चलिए, आपका आंसर कभी भी अलग नहीं आ सकता, हमेशा एक ही आंसर आपको मिलेगा। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 ले रहे हैं हम। स्टेप 2 मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट RTH हियर। तो कैलकुलेट RTH, हम RTH निकालेंगे, ठीक है। RTH निकालने के बाद हमारे पास जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो ये कह रही है कि जहां आपने ओपन कर रखा था वो अभी भी ओपन ही रहेगा, लेकिन जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज सर्किट में थे वो सबको डीएक्टिवेट करना है। सो लेट्स डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेज। इसी सर्किट से हम रेफरेंस ले लेते हैं। इस सर्किट को रेफरेंस लेते हुए 2 वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों शॉर्ट सर्किट के रिप्लेस हो जाएंगे।
25 वोल्ट शॉर्ट हो गया। ये है 6 ओम, ये ओपन ही रहेगा यहाँ पे। देन दिस हैज़ टू बी 3 ओम एंड दिस हैज़ टू बी शॉर्ट सर्किटेड लाइक दिस। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस हमारे पास बचते हैं एंड दिस इज RTH। ये है आपका A, ये है आपका B। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस RTH। RTH फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सर्किट में 2 रेजिस्टेंस हैं। उन दोनों रेजिस्टेंस को आपको ये डिसाइड करना है कि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स यहीं पर हो जाती है कि वो सीरीज़ को पैरेलल या पैरेलल को सीरीज़ लेके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर सीरीज़ बनेगी या पैरेलल बनेगी। मैंने आपको सीरीज़ पैरेलल पढ़ाते टाइम जब आप जो वीडियो हमारा है रेजिस्टेंस से वो बताया था, उसमें क्लियरली ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कैसे आप किसी भी सर्किट में सीरीज़ या पैरेलल देखेंगे। इस सर्किट में आपको सिंपल सा ये काम करना है कि जो AB टर्मिनल है वो तो ओपन है। इन दोनों टर्मिनल को अगर आप बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, मान लीजिए A को आपने ऊपर निकाल लिया, B को आपने नीचे निकाल लिया, ये निकल गए A और B, और बाकी ये जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट है। इसी पॉइंट से 6 ओम भी जुड़ा है और 3 ओम भी जुड़ा है, तो इधर 3 ओम को जोड़ा, इधर 6 ओम को जोड़ा। ठीक है, ये पॉइंट आके नीचे यहाँ कनेक्ट हो गया और ये पॉइंट आके नीचे यहाँ कनेक्ट हो गया। तो अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल में हैं। इट इज़ 6 ओम, इट इज़ 3 ओम। तो इस तरह से आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो सीरीज़ बनेगी या पैरेलल बनेगी। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, 6 + 3 = 9 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ पैरेलल का सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, और दूसरा भी ऐसा ही पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर वही दोनों सेम रेजिस्टेंस आकर जुड़े हुए हों, तभी जाके वो पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस की जो कनेक्टिविटी है वो 2 पॉइंट्स पर सेम पॉइंट से कनेक्ट होगी। वाइल सीरीज़ के लिए क्या होगा, सीरीज़ के लिए होगा सेम करंट फ्लो होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक मीटर लगा हुआ है A और B। ठीक है, A और B के बीच में कोई मीटर लगा दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ लगाया, और यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा क्या पूरा 3 ओम में चला जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से A और B के बीच में एक मीटर लगा हुआ है, तो वो करंट इधर भी अपना कुछ पोर्शन, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसलिए 6 और 3 हम कभी भी सीरीज़ में नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें RTH जो मिल गया A और B के क्रॉस, वो मिल गया 6 पैरेलल विद 3, दैट इज इक्वल्स टू 6 × 3/6 + 3, 18/9 इज़ 2 ओम। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप सॉल्व करते ही आपका VTH भी आ गया, RTH भी आ गया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है आपका वो है थेवेनिन सर्किट बनाना। स्टेप नंबर 3, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन सर्किट में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होता है, पोलैरिटी मैंने आपको बताया था यही रहेगी, नो मैटर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VTH। VTH है आपका -21.67 वोल्ट्स। RTH है आपका 2 ओम, ये था A, ये था B। उसके बाद जो स्टेप 4 होगा, स्टेप 4 में मैं यहीं बना रहा हूँ ऊपर इसके, A और B के क्रॉस हम RL लगा देंगे, ये आपका RL हो जाएगा। RL का वैल्यू हमारा कितना था? 4 ओम, तो यहाँ पर हम 4 ओम लिखेंगे। एंड इस current will flow in this circuit IL, and this IL is nothing but equals to VTH upon RTH plus RL, that is -21.67 upon 2 + 4 is equals to कितना हो गया? 3.61 एम्पियर माइनस का। अब नेचुरली हमारा वोल्टेज माइनस का था तो अभी भी माइनस ही आएगा। तो आप देखिए कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया -3.61 एम्पियर। माइनस का क्या मतलब है हमारा यहाँ पर, ये हमें अच्छे से पता है कि हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो IL चल रहा था ऊपर से नीचे को आ रहा था, और चूंकि ऊपर से नीचे को करंट जो आया था उसका वैल्यू है -3.61। अगर आप इसको ऊपर को फ्लो करा देंगे तो प्लस का 3.61 एम्पियर ही आपका करंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फाइनल सॉल्यूशन इस सर्किट का हो चुका है। ठीक है, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है कि थेवेनिन्स थ्योरम में RTH निकालने का और कौन सा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास सर्किट बहुत ईजी सा था जिसमें हमें
6 और 3 सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस थे, पैरेलल में सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। तो इन सम क्वेश्चंस, इन सम केसेस यू विल फाइंड इट ईजी। इस मेथड को आप ईजी पाएंगे, आपको आसानी से RTH का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मिस्टेक कर जाएं। तो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट मेथड इज़ स्पेशली फॉर दोज जिनको डाउट होता है कि RTH इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली सही आएगा या थोड़ा गलत आ सकता है। व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, लेट्स सी। आपको क्या करना है, आप स्टेप 1 कर चुके हैं, आपका जो क्वेश्चन चलेगा फिर उस केस में वो कुछ इस तरह से चलेगा। आप स्टेप 1 ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें आपने VTH निकाला था -21.67 वोल्ट्स, ये आप कर चुके हैं, इतना आपसे हो गया था एंड यू हैव ऑलरेडी फाइंड द रिजल्ट। नाउ स्टेप 2 आपको निकालना था जिसमें RTH निकालते हैं हम। उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट RTH की जगह पर आप कैलकुलेट करेंगे ISC। ISC इज़ बेसिकली कॉल्ड शॉर्ट सर्किटेड करंट। अब ये शॉर्ट सर्किटेड करंट कहाँ निकलेगा, आई विल टेल यू। जो आपने स्टेप 1 में सर्किट यूज़ किया था वो ये था। स्टेप 1 का जो सर्किट है वो मैं बना रहा हूँ, दिस वॉज द सर्किट जिसमें आपने ओपन टर्मिनल A और B के थ्रू VTH कैलकुलेट किया था। ये था 25, 45, 6 ओम, 3 ओम एंड AB। अब जो AB ओपन टर्मिनल्स थे अभी भी ओपन है, इन ओपन टर्मिनल को अब आपको करना है शॉर्ट, ठीक है। A को B से जोड़ देना है, A को B से जोड़ दिया। A को B से जोड़ने के बाद जो भी इस ब्रांच में से A टू B करंट जाएगा उसी को हम कहते हैं ISC। उसी को क्या कहते हैं, ISC। ISC स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्किटेड करंट, राइट। अब ये है आपके पास सर्किट। इस सर्किट के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है ISC का वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे ये हम इसके बाद देखेंगे, पहले वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ISC। अब ये क्वेश्चन इजी बन गया, क्यों, क्योंकि सिंपल 2 मैश का क्वेश्चन है। अगर आप इसको मैश से सॉल्व कर रहे हैं बाय मैश, अगर आप इस क्वेश्चन को मैश से सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल है, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज योर I1, दिस इज योर I2, करंट इन दिस ब्रांच विल बी I1 माइनस I2 एंड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैश 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, मैश 1 की इक्वेशन क्या बनेगी, -25 प्लस 6I1, इधर कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू 0, 6I1 इज इक्वल्स टू 25, I1 इज 25/6 एम्पियर। सिमिलरली फॉर M2, मैश 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे 3I2 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे घूम के आएंगे, -45 मिलेगा ऊपर, इधर आप जब घूम के आ रहे थे तो इधर भी आपको -25 मिला है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। I2 विल बी इक्वल्स टू 45/3 एम्पियर एंड ISC, व्हाट इज ISC, यू कैन ईजिली सी कि दोनों का करेक्ट डायरेक्शन सेम है एंड ISC इज नथिंग बट I1 माइनस I2। I1 है 25/6 माइनस 45/3, क्या मिल गया आपको, लेट्स सी, 25/6 माइनस ऑफ 45/3, कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे, हमें मिलेगा -10.833 एम्पियर। ये हमने निकाल लिया मैश एनालिसिस से बहुत ही आसान तरीके से। ये सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड है, सबसे ज़्यादा इजी मेथड है मैश लगाना, क्योंकि मैश लगाना सबको आसान लगता है और मैश लगाने में गलती भी कम होती है अगर आपको अच्छे से वो समझ में आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट दिस ISC। अभी मैं इसी क्वेश्चन को, मतलब ISC निकालने को आपको नोडल से बता रहा हूँ, बाय नोडल। सारी मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे, जैसा कन्वीनियंट लगे वो उसी तरह से सॉल्व कर सकता है। सेम सर्किट है, कैसे इसको नोडल से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। 45, 25, 6, 3, ये है आपका ISC, ठीक है। यू नो कि नोडल एनालिसिस लगाने के लिए हमें जंक्शन चाहिए होते हैं, एक जंक्शन ऊपर है, एक जंक्शन नीचे है, लेट्स ग्राउंडेड, ठीक है। अब जब आपने B को ग्राउंड कर दिया, चूँकि A B के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, अगर VB की वैल्यू 0 है तो VA की भी तो 0 ही होगी। इस सर्किट को हमें देखने से पता चल जा रहा है कि VA अगर 0, VB 0 है तो VA भी 0 ही होगा। अब आपको ये I1 और ये I2, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्या हो रहा है इस सर्किट में, आपको नोडल में अननोन वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होती थी। अब आपके पास जो 2 अननोन वोल्टेज थे उन दोनों की वैल्यू आ गई है जो कि 0 है। इसका मतलब इक्वेशन तो नहीं बनेगी, बिना इक्वेशन बनाए ही I1 और I2 निकल आएगा। कैसे,
हमें पता है I1 हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है VA माइनस 25 माइनस VB डिवाइडेड बाई 6। VA भी 0 है, VB भी 0 है, तो माइनस 25/6 एम्पियर। सिमिलरली I2 VA माइनस माइनस प्लस 45 डिवाइड माइनस VB डिवाइडेड बाई 3। VA भी 0 है, VB भी 0 है, तो 45/3 हो गया। ठीक है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट ISC? अप्लाई KCL एट A। जंक्शन ए पे KCL लगा दो। KCL लगाया जंक्शन ए पे, तीनों आउटगोइंग करंट हैं, I1 प्लस I2 प्लस ISC इज इक्वल्स टू 0। ISC इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 आपको मिल गया। अब I1 भी आपको पता है, I2 भी आपको पता है, दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या आ गया? माइनस ऑफ माइनस 25/6 प्लस 45/3 इज इक्वल्स टू माइनस 25/6 प्लस 45/3 एंड माइनस का है, तो आपको मिल रहा है माइनस का 10.833 एम्पियर। ये देखिए, दोनों से आपको सेम आंसर मिल गया। ठीक है, मेथड आप फिर से कोई भी लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड आप लगा रहे हैं, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, माइनस 10.833। ओके, सो मैच भी हमने सिखा दिया, नोडल भी हमने सिखा दिया ISC निकालने के लिए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगर आप ISC कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाउ विल यू कैलकुलेट RTH? योर RTH इज नाउ नथिंग बट इज इक्वल्स टू VTH अपॉन ISC, दैट्स इट। आपको सिंपल ओम्स लॉ का यूज़ करना है। V इक्वल्स टू IR होता है, तो R इक्वल्स टू V/I हो गया। V आपको पता है कितना है, माइनस 21.67 अपॉन करंट आपको पता है कितना है, माइनस 10.833। ठीक है, कितना आ गया? 21.67 डिवाइडेड बाय 10.833 इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये देखिए, यही हमारा पहले भी आया था 2 ओम। ठीक है, ये आया था हमारा 2 ओम जब हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी हमारा 2 ओम ही आ गया है। ठीक है, तो ये स्पेशली एक बैकअप मेथड है बाय यूजिंग ISC। ये सिर्फ तब काम आएगी जब हम स्टक हो गए हों, गलत कर दिए हों, या समझ में नहीं आ रहा हो कि RTH कैसे निकाला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तब हमें काम में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर हम थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको पूरे मार्क्स लाने के लिए, तो वो टाइम कंज्यूम करना कोई गलत नहीं है। अगर हम उस क्वेश्चन को गलत करने जा रहे हों और उस गलती से बचने के लिए हमें ये मेथड काम में आ जाए, तो देयर इज़ नथिंग गुड लाइक इट। ठीक है, तो हमें इस मेथड को अडॉप्ट करना है, इस मेथड को यूज़ करना है सिर्फ तब जब आपके पास VTH आ चुका हो। क्या कंडीशन है इस मेथड को यूज़ करने की? इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको VTH पता हो, ठीक है, और ISC पता हो, देन यू कैन फाइंड आउट RTH बाय यूजिंग इक्वल्स टू VTH अपॉन ISC। या फिर आपको RTH पता हो, ISC पता हो, और आपको VTH निकालना हो, तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग RTH इंटू ISC। ये दोनों ही केस में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है मेथड का, कि अगर आपसे VTH नहीं निकल रहा और RTH आपने डायरेक्टली निकाल लिया, तो आप ISC निकाल के VTH निकाल लें, या आपने VTH डायरेक्टली निकाल लिया है तो RTH नहीं निकल रहा, तो आप ISC निकाल के RTH निकाल लें। इसके लिए आपको VTH पता होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको RTH पता होना ज़रूरी है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी आपको अपनी डायरेक्ट मेथड से, जो कन्वेंशनल मेथड है, उसके थ्रू निकालनी ही पड़ेगी, उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं थेवेनिन्स थ्योरम से इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो सारी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ का एक्सपोजर हो जाए कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं।
ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो किस मेथड को कब यूज़ करे। आप हो सकता है 2 क्वेश्चंस को अलग अलग 2 मेथड से सॉल्व करो, या एक क्वेश्चन में वीटीएस उनमेश से निकालो, दूसरे में वीटीएस नोडल से निकालो, या एक क्वेश्चन में आरटीएस डायरेक्ट निकाल पाओ, दूसरे में आईएससी का यूज़ कर पाओ। ये पूरी तरह से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो। ठीक है। स्टिल यू फील एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन और इन दिस प्रोसीजर, यू कैन डिस्कस। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिए। अगला जो वीडियो हम लेंगे उसमें और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें थेवेनिन्स थ्योरम के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे आने वाले मेथड्स पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जुड़े रहिए इस चैनल से। इस पर्टिकुलर चैनल में जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे लेक्चर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में मिलेंगे। आप जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, वॉच करते रहिए, सीखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।